हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सफलता क्लासेस में। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन करते चलें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेशन को पहुंचा दें, शेयर कर दें। एंड आज है 18th ऑफ नवंबर, 18 तारीख है आज। कैसे किस प्रकार से सेशन चलेगा आपको बताते हुए चलते हैं, पर शुरुआत करने से पहले आज का मॉर्निंग मोटिवेशन देख लेते हैं। और बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि बी स्ट्रोंगर दैन योर एक्सक्यूजेस, राइट। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने जो दिन में गोल सेट करते हैं कि भाई आज इतना पढ़ना है या इतनी चीज़ें, किसी भी फील्ड में हो गोल सेट करते हैं। मे भी अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके कुछ गोल्स हैं। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं, तो आपके लिए आपकी पढ़ाई आपके गोल है कि भाई आज मुझे इतने महीने के करंट अफेयर्स कंप्लीट करने हैं या कुछ करना है। तो क्या करते हैं कि कई बार हम एक्सक्यूज़ बना लेते हैं ना। कैसे एक्सक्यूज़? यार आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज ऐसा है, कोई वैसा है। कई बार स्टूपिड रीजंस खुद को देने लगते हैं कि आज घूम के आए, बहुत थक गए तो आज ये काम नहीं करेंगे, कुछ भी, है ना। तो क्या करना है, अगर हम ऐसे एक्सक्यूजेस के सहारे रहेंगे ना, तो कभी ना हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, और ना ही जो अपने छोटे छोटे टारगेट्स हैं, जैसे कि ना कहा जाता है ना कि छोटे छोटे स्टेप से ही एक आप बड़े रिजल्ट को जन्म देते हो, राइट। तो जब आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को डे टू डे में इग्नोर करने लगोगे, डे टू डे में ऐसी गलतियां करने लगोगे, एक्सक्यूजेस देने लगोगे, तो आप अपने गोल्स को अचीव करने में असमर्थ रहोगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया एक्सक्यूजेस ना दें और अपने एक्सक्यूजेस से खुद को स्ट्रोंगर बनाएं, राइट। ये कहा जाता है बी स्ट्रोंगर देन योर एक्सक्यूजेस, राइट। तो कहा इसीलिए कहा जाता है कि भाई एक्सक्यूजेस ना दें और अपने अकम्पलिशमेंट्स पे, अपने गोल्स को कैसे भी कंप्लीट करने की कोशिश करें। आज है 18 तारीख। कैसे किस प्रकार से सेशन चलने वाला है सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम कल यानी कि जो भी कल की तारीख में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने पढ़े, राइट। कल की तारीख में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने करंट अफेयर पढ़े उनको देखेंगे 17 तारीख में। फिर आज यानी कि 18 की जो न्यूज़ है वो देखेंगे। स्टैटिक जी के जो भी होगी वो कनेक्ट करते चलेंगे, एंड देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड देन फिर सेशन को करेंगे वाइंड अप, राइट। तो 18 तारीख है आज, तो भैया महादेव का नाम लेते हैं, अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। तो कल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी एक बार उस पर नज़र डालते हैं। जितने लोगों ने सेशन कल देखा होगा उनका रिवीजन होगा, और जितने लोगों ने सेशन को नहीं देखा है, राइट, वो हेडलाइंस पढ़ लें और फिर डीप एनालिसिस न्यूज़ का बाद में करते रहें, ठीक है। बाद में डीपली इस न्यूज़ को जाके कल के सेशन में देख लें जो रिकॉर्डेड पड़ी होगी, राइट। थर्ड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, यानी कि जो आतंकवाद, जो फाइनेंस होता है ना, आतंकवाद में जो भी फाइनेंसिंग होती है उसको रोकने के लिए नो मनी फॉर टेरर एक ये कॉन्फ्रेंस रखा गया था। क्या नाम था? नो मनी फॉर टेरर। ये कॉन्फ्रेंस रहेगा, और कब से कब तक रहेगा? ये 18 और 19 नवंबर, राइट। यानी कि यह आपका आज और कल ये कॉन्फ्रेंस चलेगा। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में हमने चीज़ें बताई कि आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या ये चीज़ें कर रहे हैं, क्या बातें जो है किस किस चीज़ पे बात होगी। प्लस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक आपके यहाँ बॉडी होती है जो मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि जो जैसे काले धन को सफ़ेद धन में बदलना, या फिर जो टेरर फाइनेंसिंग यानी कि जो आतंकवाद होता है उसमें जो वित्त पोषण होता है उसके लिए जो FATF काम करता है उसके बारे में भी हमने बात की, ठीक है। इसके साथ ही साथ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने लॉन्च किया है डिजिटल शक्ति 4.0। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 यानी कि डिजिटल शक्ति के चौथा चरण की शुरुआत कर दी है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है 2023 का। एक्चुअली अवार्ड तो 4 लोगों को दिया गया। एक्चुअली ये अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को दिया गया, लेकिन इसमें से एक जो है वो इंडियन है, भारतीय है, राइट। कौन है वो हमने देखा, और किस लिए, उनकी कौन सी संस्था चलती है, उसके लिए हमने देखा कि भाई उनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये बातें हमने देखी। फिर कहा गया है 53वां एडिशन है, राइट, 53rd एडिशन है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का, भारत के में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है ये इसका 53rd एडिशन शुरू हो रहा है गोवा में, जो 20 से 28 नवंबर तक चलेगा। अब यहाँ पे कौन सी ओपनिंग मूवी रहेगी, कौन सा फोकस जो है देश रहेगा, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देखी, ओके। उसके बाद बात की जाए इसमें कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, ये सब ऑलरेडी डिक्लेरेशन आ चुके हैं क्या क्या इसमें होना है। ये बस आपका इवेंट होना है 20 से 28 नवंबर तक।
पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले ऐसे देश है जिनको G7 ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंडिंग मिलेगी। और भैया ये डिक्लेरेशन कहाँ हुआ है? G20 में ये डिक्लेरेशन करा गया था। क्या डिक्लेरेशन करा गया था? मतलब कि ये कहा गया था कि जो G7 ग्लोबल शील्ड, अब ग्लोबल शील्ड क्या होती है ये कल हमने बताया था, ठीक है, इसके अंतर्गत क्लाइमेट फंडिंग दी जाएगी पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक और देश था, कल के सेशन में आप जाके देख लेना, राइट। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 वाला ये कहाँ होगा? श्रीलंका में होगा। 2024 में अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? श्रीलंका में होगा। इसी के साथ साथ 2027 तक कुछ वेन्यूज डिक्लेयर हुए हैं जो हमने कल देखे थे, वो जाके देख लेना, ठीक है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने नेशनल प्रेस डे मनाया। नेशनल प्रेस डे के साथ ही साथ हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात की और कुछ अन्य दिवसों की भी बात की थी, इसी के एमसीक्यूज मैंने दिए थे, राइट। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, नेशनल एपिलेप्सी डे के बारे में हमने बात की थी। फिर हमने कल टीबी डे, कैंसर डे और हिपेटाइटिस डे, काफ़ी दिनों की भी आपको रिविजन करवाए थे, राइट। फिर कहा जा रहा है कि मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग समेत कई और लोग आपके IOA यानी कि ओलंपिक जो एथलीट कमीशन है इसके यहाँ पर मेंबर्स नियुक्त हुए हैं। अब इसमें क्या न्यूज़ आएगी कि ये जो जितने भी पर्सन, अब ये खाली 4 नहीं थे और भी थे, जितने भी पर्सन हैं ये किस किस फील्ड से आते हैं ये आपके लिए पूछा जा सकता है, राइट। तो ये आपकी जो न्यूज़ थी ये हमने कल के यानी कि 17 तारीख को हमने पढ़ी थी। तो अब स्टार्ट करते हैं, आज है आपकी 18 तारीख और आज का करंट अफेयर्स का डेली तड़का की शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। अब इसमें जो बात हम कहेंगे, एक्चुअली कॉन्फ्रेंस रही थी, यहाँ पर क्या रहा था, इंडस्ट्री, माइंस और स्टील मिनिस्ट्रीज की जितने भी जो स्टील और माइन वगैरह की जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं इनके मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस रही थी, राइट। इनके मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस रही थी और वहाँ पे ये डिक्लेरेशन आया। अब भैया जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया है वो कौन है? इस वक्त के आपके इस्पात मंत्री हैं, स्टील मिनिस्टर हैं। कहा जा रहा है इंडिया बिकम्स वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, पॉइंट टू बी नोटेड। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पाद जो स्टील का है वो है आपका प्यारा भारत, अपना प्यारा भारत। अब ये बताएंगे कि इसने किसको ओवरटेक किया है, ये बताएंगे इसने किसको ओवरटेक किया है, और इसी के साथ साथ बताएंगे कि टॉप में इस वक्त इस्पात स्टील का प्रोड्यूसर कौन सा देश है। देखते हुए चल रहे हैं क्या कहा जा रहा है, हिंदी में भी दिया गया, पहले ही बता दें, राइट। भारत सबसे बड़ा, कहा जा रहा है भारत दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बना है स्टील का, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है भैया? जापान को रिप्लेस किया है। पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जाम में आ सकता है कि किसको रिप्लेस किया है? जापान को रिप्लेस किया है, राइट। कहा जा रहा है कि बिगेस्ट, अब टॉप पे कौन है? टॉप पे चाइना है। सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस कौन करता है भैया आपके यहाँ से? चाइना सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है। और कहा जाता है चीन दुनिया में जितना भी स्टील प्रोडक्शन होता है उसका 57% प्रोडक्शन सिर्फ स्टील का चाइना करता है। चाइना 57% स्टील प्रोडक्शन अपने यहाँ करता है। और अगर आपसे पूछा जाए लीड कौन कर रहा है स्टील प्रोडक्शन में दुनिया भर में, तो चाइना है। सेकेंड पे आपका कौन सा है? भारत है। भारत ने किसे रिप्लेस किया है? जापान को रिप्लेस किया है। अब आपके जो स्टील मिनिस्टर हैं इनका नाम याद है कि नहीं? ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहोगे तो ये तो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, जी हाँ, इनको अभी क्या दिया गया है? एडिशनल चार्ज दिया गया है, राइट। इनको क्या दिया गया है? एडिशनल चार्ज दिया गया है। एडिशनल चार्ज बोले तो इनको यहाँ पर आपके यहाँ अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इसी स्टील मंत्रालय का, क्योंकि ये जो स्टील मंत्री थे हमारे वो हटे थे, उनकी जगह पे ये अभी एडिशनल चार्ज पे हैं। तो भैया इस्पात मंत्री आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। इन्होंने कहा है कि पिछले 8 सालों में, जो कहा है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़। पिछले 8 सालों में हमारे स्टील सेक्टर ने काफ़ी ग्रोथ की है, राइट। वो देश जो पहले इसी में स्टील में इम्पोर्टर हुआ करता था, स्टील निर्यात करता था, अब वो आयात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्टर के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर इन्होंने क्या एड्रेस किया था? स्टील कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन न्यू दिल्ली। तो भैया ये आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्टील कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पर, जहाँ नई दिल्ली में, जहाँ पर सिंधिया साहब ने ये सारे पॉइंट्स कहे, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा चलो, अभी तो आपका स्टील सेकंड, भारत स्टील के प्रोडक्शन में दूसरी स्थान पर है,
पहले ये कितने स्थान पर था? पहले ये चौथे स्थान पर था। आगे सिंधिया जी ने यही कहा है कि इंडिया जो पहले चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होता था स्टील का, आज दूसरे नंबर पे स्टैंडिंग ले रखा है, राइट। और कहा जा रहा है कि सरकार ने डोमेस्टिक, अब ये वो स्टेप है जिसकी वजह से ये यहाँ पर हुआ है, यानी कि कहा जा रहा है कि सरकार ने क्या किया है यहाँ पर, डोमेस्टिक जो बेसिकली कहा जा रहा है प्रोडक्शन है स्टील का ना, सरकार ने ये कहा है कि एक जो है डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात पॉलिसी, नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 ये लाए थे ये। और कहा गया था कि यहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है भारत में, उसमें जो भी सपोर्ट करना है इंडस्ट्रीज को वो इस पॉलिसी के तहत किया जाएगा, ठीक है, किसी भी राज्य का सपोर्ट करना हो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके अलावा पूर्वोदय प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिसका मकसद है कि ईस्टर्न इंडिया में स्टील को यहाँ पर आगे बढ़ाना, स्टील प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना ईस्टर्न इंडिया में। इसके लिए पूर्वोदय प्रोग्राम भी लाए हैं कौन? भारत सरकार, ठीक है। ईस्टर्न स्टेट्स में आपके कौन से आ गए भैया? उड़ीसा आ गया, झारखंड आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, ये सब आते हैं। और नॉर्दर्न पार्ट में आंध्र प्रदेश होता है, जिसमें आपका कहा जाए कि 80% आयरन और रिजर्व्स वगैरह होते हैं, और कोक ऑयल भी यहाँ पर मोस्टली होता है, जैसे कि क्रोमाइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट, ये सब भी आपको यहीं आपको नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ रहे हो? कौन टॉप पे है, भारत किस रैंक पर है स्टील प्रोडक्शन में, भारत पहले किस रैंक पर था, भारत ने किसे रिप्लेस किया है, स्टील मंत्री कौन है, कौन सी पॉलिसी लाई गई थी, कब लाई गई थी पॉलिसी स्टील प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, और पूर्वोदय प्रोग्राम के बारे में लाया गया था, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इस न्यूज़ से इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा हिंदी में लिखा है, हिंदी में भी चीज़ें समझते चलो, और इसके बाद हम आपको 2-3 चीज़ें और बताएंगे, राइट। 2-3 चीज़ें और डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपके यहाँ और भी चीज़ों में रैंकिंग आई थी, जैसे जैसे भैया एक्वा कल्चर वगैरह में रैंकिंग आई थी, याद आ रहा है कि नहीं? एक्वा कल्चर वगैरह में भी आपके यहाँ रैंकिंग लाई गई थी, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ें, एक बार इसे सब लोग देख लो, आई होप तो सबके क्लियर होगा। एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो भाई यहाँ से बढ़ते हैं आगे, और भी चीज़ें देखते हुए चलते हैं और क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं, आपके यहाँ एक्वा कल्चर की बात हुई थी और शुगर की बात हुई थी, 2 चीज़ों की बात हुई थी। एक्वा कल्चर, फिश प्रोडक्शन और शुगर वगैरह की बात हुई थी, राइट। क्या बात हुई थी भाई? अभी हाल ही में क्या न्यूज़ आई थी इनसे रिलेटेड? क्योंकि जब हम प्रोडक्शन वगैरह की बात करते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान देना। अब जब हम बात करते हैं एक्वा कल्चर और फिश प्रोडक्शन में, यहाँ पर क्या न्यूज़ आई थी? तो कहा जा रहा है लेटेस्ट में कि इंडिया फिश प्रोडक्शन में अगर बात की जाए तो भारत तीसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसिंग आपका नेशन है, राइट। इंडिया की बात करी जाए, इंडिया तीसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसिंग नेशन है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कि एक्वा कल्चर में फिश प्रोडक्शन भी होता है, और एक्वा कल्चर यानी कि जैसे आपका एग्रीकल्चर होता है ज़मीन पे खेती, वैसे मरीन लाइफ से आपका रिलेटेड आता है एक्वा कल्चर। जब हम एक्वा कल्चर की बात करते हैं तो भारत किस स्थान पर रहता है, बता पाओगे? सेकेंड लार्जेस्ट एक्वा कल्चर नेशन है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्वा कल्चर नेशन है हमारे यहाँ, कौन? इंडिया। क्लियर है ये बात? ये अभी हाल ही में डिक्लेरेशन आया था कि फिश प्रोडक्शन में हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं और एक्वा कल्चर में हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, ये आपसे यहाँ पर पॉइंट आ रहा था। क्लियर है? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ सेकेंड पॉइंट, ज्योतिरादित्य सिंधिया स्टील मंत्री तो हैं, ये तो सबको पता है, राइट। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि आपके यहाँ और कौन सा मंत्रालय इनके पास है, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? ठीक है, तो अगर बात की जाए, ठीक है,
अगर बात की जाए तो आपके यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया, लिख लो। सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं। जस्ट बिकॉज इनका नाम आया था तो आप स्टैटिक पॉइंट में जान लो। नागरिक उड्डयन मंत्री प्लस प्लस आप यहाँ इस्पात मंत्री भी हैं। एडिशनल चार्ज है। इन्हीं के साथ एक और मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज आया था। कौन सा मिनिस्टर है? महिला बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी जी। वो इस वक्त आपकी अल्पसंख्यक मंत्रालय भी देख रही है। माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी के पास है। राइट, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? ओके। अभी हाल ही में शुगर प्रोडक्शन से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी। क्या आई थी? हमारे भारत में जो प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से शुगर का जो एक्सपोर्ट है ना, इसको रोक दिया गया है। राइट, शुगर का एक्सपोर्ट क्या हुआ है ना, इसको अभी कहा गया है रोक दिया गया है। और पहले इसको इसके मैंने इससे रिलेटेड न्यूज़ बताई थी, पढ़ लेना। तो ये कुछ ऐसा था कि अभी हाल ही में भारत ने शुगर के एक्सपोर्ट को जो रोकने की डेट थी वो एक्सटेंड कर रही है। मेरे स्ट्राइक नहीं हो रहा है, लेकिन देख लेना, मैंने ये न्यूज़ आपको अभी 1-2 हफ्ते पहले ही बताई थी। राइट, ज़्यादा होगा इसकी MCQ लेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि इसके बारे में क्या मैंने बताया रखा है, मुझे याद है। राइट, तो इसमें याद रखना कि जो और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोड्यूसर में, तो शुगर का प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है, ये बात याद रखना। क्लियर है? ओके, कोई कंफ्यूजन? और अगर बात की जाए शुगर एक्सपोर्ट को, तो भैया इसको अभी बैन कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए। क्यों बैन कर दिया गया? क्योंकि भैया प्राइस फ्लक्चुएशन थे। राइट, यस। कब तक बैन किया गया? अक्टूबर 2023 तक, याद रखो। क्या हुआ है, हुआ क्या है बताते हैं। शुगर एक्सपोर्ट जो है ना, प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा था। राइट, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति वगैरह बहुत हो रही थी, तो इसके बैन कर दिया गया। और ये बैन पहले 31 अक्टूबर 2022 तक था। अब इस बैन को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2023 कर दिया है। और हमारे भारत में शुगर प्रोडक्शन भी ये जान लो कि बहुत हाई है। राइट, डोमेस्टिक प्राइजेस और अवेलेबिलिटी जो थी उसको देखते हुए इसको अभी रोक दिया गया है। पहले यही रोक अक्टूबर 2022 तक थी, अब अक्टूबर 2023 तक कर दी गई। राइट, तो मूविंग ऑन टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बताते चलना। AIIB ने क्या आ रहा है भाई, क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज सेट टू एस्टैब्लिश एन इंटरिम ऑपरेशनल हब, फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन विच प्लेस। तो बेसिकली बोला जा रहा है कि AIIB ने अभी हाल ही में, जिसे आप कहते हो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, राइट, इन्होंने क्या किया है, किसी स्थान पर कहा है कि हम एक परिचालन केंद्र, अंतरिम परिचालन केंद्र, यानी कि अपना पहला, एक तरीके से एक इजी भाषा में याद रखो, AIIB अपना पहला ओवरसीज ऑफिस खोल रहा है, यानी कि विदेशी कार्यालय खोल रहा है। अब ये अपना जो पहला विदेशी कार्यालय है, इसको कहाँ ओपन अप करेगा ये आपको बताना। पहला विदेशी कार्यालय जो है, इसको ये लोग कहाँ ओपन अप करेंगे, इसका अनाउंसमेंट आया है। और ये अनाउंसमेंट आया था जुलाई 2022 में। मैंने जैसे कहा था कि जुलाई से अक्टूबर सितंबर तक जितनी भी न्यूज़ हो सकेगी MCQs में कवर अप करेंगे। जुलाई की खबर है। और अबू धाबी में इन्होंने कहा था कि ये अपना क्या ओपन करेंगे, ओवरसीज ऑफिस ओपन करेंगे। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ है? बीजिंग में इसका हेड ऑफिस है। कहाँ? बीजिंग में हेड ऑफिस है। राइट, तो अपना इंटरिम ऑपरेशनल हब ये खोलेंगे, पहला ओवरसीज ऑफिस है। और ये अबू धाबी में ये ऑफिस ओपन अप करने की इन्होंने बात कही है, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर बेसिकली पहली बार आउटसाइड बीजिंग जो है इस ऑफिस को खोला जाएगा। एंड ये आपका बेसिकली खुलेगा अबू धाबी में। ठीक है, क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बनता है। ओके, अभी लंदन में आपका वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट नाम का कुछ इवेंट हुआ था, ये आपका लंदन में हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट करके, वर्ल्ड मार्ट ट्रैवल कुछ WMT करके एक इवेंट हुआ था, टूरिज्म एंड ट्रैवल टूर इवेंट हुआ था। इसमें अपने यहाँ से केरल की एक स्ट्रीट योजना है, इसको पुरस्कृत किया गया था। अपने केरला से एक स्ट्रीट जो है योजना है STREET, इसका फुल फॉर्म भी होता है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, उसको पुरस्कृत किया गया था यहीं लंदन में। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अक्टूबर में तमिलनाडु ने कहा था कि देश में पहली बार कोई
किसी एनिमल के लिए यहाँ पर कुछ एक तरीके से रिजर्व या कुछ सेंचुरी खोली जाएगी, अभयारण्य खोला जाएगा करूर और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में। और ये कौन सा एनिमल होता है ये बताना है। अमूर लेपर्ड, मॉथ्स, स्लेंडर लॉरिस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ये बोला जा रहा है। तो भैया ये जो है क्या कहा जा रहा है, तमिलनाडु में कहा जा रहा है, तमिलनाडु में इसके कंजर्वेशन के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए पहली बार एक सैंक्चुरी लाई जाएगी। सैंक्चुरी यानी कि एक आपका अभयारण्य टाइप का लाया जाएगा जहाँ पर इनको रखा जाएगा। स्लेंडर लॉरिस एक प्रजाति टाइप ऑफ एनिमल होता है। जब मैंने न्यूज़ पढ़ाई थी तो मैंने आपको इसकी इमेज भी दिखाई थी। इंडिया में पहली बार इनके लिए सैंक्चुरी लाई जा रही है और ये आपका नन अदर दैन तमिलनाडु में लाया जा रहा है। कहाँ लाया जा रहा है? तमिलनाडु में। स्लेंडर लॉरिस इसका नाम होता है। क्या नाम होता है? स्लेंडर लॉरिस इसका नाम होता है। और बेसिकली ये आपका कहाँ पर, इंडिया में प्लस श्रीलंका में भी आप इसको पाओगे। लेकिन इसके कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत यहाँ पर इनको प्रिजर्व करा जाएगा। कहाँ पर? तमिलनाडु में। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, वाइस प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स सेकंड ऑडिट दिवस सेलिब्रेशन एट कैग ऑफिस। याद करो एक साल पहले, ठीक है, याद करो एक साल पहले चलते हैं और हुआ क्या था। एक साल पहले क्या काम हुआ था? एक साल पहले की बात है, मोदी जी ने कहा था आपके यहाँ ऑडिट दिवस मनाया जाएगा। याद आ रहा है कि नहीं? ऑडिट दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली यही ऑडिट दिवस अब दूसरी बार अब इस साल मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा ये अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताते चलना। दूसरी बार ऑडिट दिवस की सेलिब्रेशन हो रही है, जिसको ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने यहाँ पर इस समारोह का उद्घाटन किया। और जगदीप धनखड़ जी के साथ ये भैया कौन पर्सनालिटी खड़े हैं, ये इनके बारे में पता हो तो बताते चलना। कौन है ये अभी हम बताएंगे। तो ये जो है आपके कौन है, सबसे पहले तो दूसरा ऑडिट दिवस की सेलिब्रेशन शुरू हुई है दिल्ली में। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG मतलब कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी फंक्शन हो रहा है। तो इसी फंक्शन का शुभारंभ किया ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। अब क्या कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, ये इन्हीं की इमेज बनी हुई है। कौन है ये, इनका नाम पता हो बताते चलना, वरना अभी हम बता देंगे, ठीक है। ऑडिट दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है लिख लेना, 16 नवंबर को मनाया जाता है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा इसे मनाया गया। वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी ने, राइट, वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ साहब। इन्होंने यहाँ पर इसके बारे में इसी इवेंट में बातचीत की, ठीक है। और बेसिकली बात की जाए तो इस ओकेजन पर यहाँ पर नेशनल ऑनलाइन ऐसे राइटिंग कंपटीशन यानी कि कई तरीके के इवेंट हुए। आपको सिर्फ इतना जानना है कि किसने इस इवेंट को इनॉग्रेट किया था, कहाँ पे, कैग ऑफिस नई दिल्ली में, जगदीप धनखड़ जी ने, राइट। यहाँ पे कुछ एक इवेंट्स हुए थे। अब अगर हम बात करते हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, एक तरीके की संवैधानिक प्राधिकरण है। और ये स्टैब्लिश हुआ था आपके संविधान के आर्टिकल 148 के तहत। संविधान में आपका अनुच्छेद 148 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था ये आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये इस्टेब्लिश किया गया था पोस्ट। और कहा जा रहा है कि कौन है इसके कैग इस वक्त, तो भैया 14th नंबर के ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। नाम होता है गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू जी। पहले ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अब क्या है, ये कैग हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है। लिख लो, C&AG भी आप कहते हो, कहीं कहीं C&AG लिखे पाओगे। इनका नाम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ ऑफ इंडिया क्या कहा जाता है, ठीक है, बड़ी पोस्ट होती है। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ कि ये जो C&AG है इसका काम क्या होता है। भैया सरकार की जितनी भी प्राप्तियाँ हैं और जितने भी खर्चे हैं उनका ऑडिट ये करती है। जितनी भी प्राप्तियाँ हैं और जितने भी खर्चे हैं उनका ऑडिट ये करती है। स्टैट्यूटरी बॉडी है। और अगर आपसे बोला जाए तो भैया यहाँ पर जो टर्म होता है, जो C&AG का टर्म होता है, इस वक्त GC मुर्मू जी हैं, 2020 में अपॉइंट हुए थे, तो इनका जो कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आए, ठीक है, ये कहा जाता है, ठीक।
फिर कहा बात करी जाए इनकी नियुक्ति कौन करता है, कौन अपॉइंट करता है इनको, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो भैया अपॉइंटेड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति जी द्वारा इनको नियुक्ति की जाती है। और बेसिकली बात की जाए फर्स्ट C&AG कौन थे, फर्स्ट C&AG कौन थे हमारे भारत के, कौन रहते हैं, वी नरहरि राव, वी नरहरि राव इनका नाम होता है, जो हमारे यहाँ से पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे। क्लियर है, ये बात याद रखना, ये सारे पॉइंट्स आपके रेलेवेंट रहते हैं। ओके, तो ठीक है, ओके, ये आपका रहता है। क्लियर है, तो ये आपका बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1971 में ऐसा कुछ लाने की बात कही थी, और ये आपका सारा पॉइंट होता है। अच्छा, इसको कंफ्यूज मत होना, एक पोस्ट आती है आपकी, कौन सी पोस्ट आती है, CGA, ठीक है, ये अलग पोस्ट होती है। ये CGA क्या होता है, CGA कौन होते हैं, कौन होते हैं भैया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये पोस्ट अलग होती है। राइट, क्या नाम होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कौन है ये, भारती दास, भारती दास इनका नाम होता है। राइट, अगर हम बात करते हैं CGA, यानी कि CGA ऑफ इंडिया इस वक्त कौन बनी है, लेटेस्ट में बनी है, दोनों पोस्ट अलग होती हैं। राइट, दोनों पोस्ट बिल्कुल अलग होती हैं, CGA अलग होता है, एंड अगर हम बात करें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। क्लियर है, क्लियर है, तो इस वक्त अगर आपसे पूछा जाए कि आपके यहाँ CGA कौन है, तो इनका नाम होता है भारती दास जी, लेटेस्ट में ये नियुक्त हुई हैं। ठीक है, अब ये करते क्या हैं, वो क्या कर रहे थे, ऑडिट कर रहे थे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट करते हैं सरकार की जितनी प्राप्तियां होती हैं, जितनी खर्चे होते हैं, यानी कि सरकार के अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं सरकार के, ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं अकाउंटिंग मैटर्स में टू द यूनियन गवर्नमेंट। राइट, ये प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। C&AG तो खुद में एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ये आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है। ठीक है, आर्टिकल 150 में इसका वर्णन दिया हुआ है। तो कंट्रोलर जनरल अलग है, C&AG अलग है, इस वजह से बताया। अभी हाल ही में मिशन शक्ति जैसा कुछ आया था। ठीक है, मिशन शक्ति, भैया इसके बारे में क्या जानते हो, मिशन शक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में आप क्या जानते हो, क्या होती है मिशन शक्ति, क्या रहते हैं पॉइंट। ठीक है, कहा जा रहा है इनमें से कोई है जो करेक्ट है और कौन से पॉइंट करेक्ट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, पहले मैं पढ़ रही हूँ क्या कहा जा रहा है, महिला बाल विकास मंत्रालय ने डिटेल्ड गाइडलाइंस लाए थे मिशन, आगे हिंदी में भी है, मिशन शक्ति स्कीम के लिए, और कहा गया था कि इसी के अंतर्गत इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा। यहाँ पर जितने भी ज़रूरत है, विमेन हेल्पलाइन, WHL का मतलब होता है विमेन हेल्पलाइन कहा जाता है। राइट, तो द विमेन हेल्पलाइन, ठीक है, विमेन हेल्पलाइन कहा जाता है, और इनके लिए काम करने के लिए इसको लाया गया था। यहाँ पर लिख लो विमेन हेल्पलाइन। तो कहा गया था अंडर 181 नंबर के अंतर्गत कहा गया था इनको जितनी भी इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है वो दी जाएगी, और 112 में ही अपनी इमरजेंसी असिस्टेंस मांग सकते हैं। तो ये सब नंबर वगैरह की बात की गई थी। भारत सरकार ने कहा था मिशन शक्ति ये एक महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम है जो 15th फाइनेंस कमीशन के टाइम पे लॉन्च करा गया था। तीसरा पॉइंट आ रहा है मिशन शक्ति के अंतर्गत 2 स्कीम्स हैं, एक संबल जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है, और एक समर्थ जो महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के काम करता है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करता है। कौन, समर्थ और संबल महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए काम करता है। अब इन 3 पॉइंट में से कौन से पॉइंट आपके सही हैं और कौन से गलत हैं ये बताना है। राइट, बात करी जा रही है मिशन शक्ति के बारे में। राइट, तो यहाँ पर बात करी जाए तो A और B दोनों करेक्ट है। राइट, किसके बारे में बात करी जा रही है, बात करी जा रही है मिशन शक्ति के बारे में। तो यहाँ पर कौन से पॉइंट सही हैं, ओनली A एंड B आपका करेक्ट रहता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। राइट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर देखो पहला करेक्ट है, इनका ये नंबर चलता है 118, और नारी अदालत वगैरह भी ये चलाने की बात कही गई है इसके अंतर्गत। 15th फाइनेंस कमीशन के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। तीसरा गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि संबल आती है, जो संबल योजना होती है ना, ये आती है महिला सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए।
संबल योजना आती, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि संबल योजना ये आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन के लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। और जब हम बात करते हैं समर्थ, जब हम बात करते हैं समर्थ, तो ये योजना आती है आपकी महिला सशक्तिकरण या विमेन एम्पावरमेंट के लिए। समझ रहे हो बात को? ये दोनों, ये उलट पलट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिए थे, वो करेक्ट है। महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत वो आता है, वो गलत, सही है। लेकिन जो संबल और समर्थ के नाम भी करेक्ट है, पर इनके जो बेसिकली एम्स हैं वो पलट दिए गए हैं, वो फेरबदल कर दिए गए हैं। तो ये आपको याद रखना। 15th फाइनेंस कमीशन के टाइम पर इसको लाया गया था, महिलाओं की सेफ्टी वगैरह के लिए बेसिकली कहा जाए, इसको मिशन शक्ति को आपके यहाँ लाया गया था। क्लियर है? ठीक है। तो ये पॉइंट, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको कई सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, राइट। एक क्वेश्चन में आपको कई सारे पॉइंट मिल जाते हैं, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। ओके, इनके गाइडलाइंस सरकार ने लाए थे, तो ए और बी सही है, सी गलत है, सी गलत है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका हिंदी में दिया गया है, केवल ए एवं बी सही है, सी गलत है। अब इसके पॉइंट्स पढ़ लेना, मैंने ऑलरेडी आपको पीछे समझा दिया। नेक्स्ट कहा जा रहा है, जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने कहा था इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है ये, ठीक है। भारत में पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश ये कौन सा है? गजेंद्र सिंह शेखावत आपके जल शक्ति मिनिस्टर हैं। उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप या फिर पंजाब, क्या रहेगा? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने डिक्लेयर किया था कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये राइट। पोर्ट ब्लेयर यानी कि इसके कैपिटल में इन्होंने कुछ यहाँ पर अनाउंसमेंट किया था और कहा गया था कि भैया स्वच्छ सुजल प्रदेश आपका इंडिया का पहला यही है। यानी कि जितने भी गांव हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के, जितने भी विलेजेस हैं, इनको हर घर जल सर्टिफाइड किया गया है, ओपेंडिफिकेशन फ्री है और ओपेंडिफिकेशन प्लस गांव हैं यहाँ के, ये सब पॉइंट्स इसी के अंतर्गत आते हैं, राइट। अगर मैं बोलूँ अमृत सरोवर, पहला अमृत सरोवर एक भारत सरकार का इनिशिएटिव है पॉन्ड्स वगैरह क्लीन करने के लिए, ये पहला कौन सा है? फर्स्ट अमृत सरोवर रामपुर में रहा था, उत्तर प्रदेश के रामपुर में पहला अमृत सरोवर आपका कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट, एशियाज लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट कौन सा होता है भैया? पंजाब में होता है, ये संगरूर करके जगह होती है पंजाब में। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने इसका क्या करा था, एक तरीके से उद्घाटन करा था, ये बात भी याद रखनी, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। दूसरा संस्करण नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का खत्म हो चुका है। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स आपके यहाँ चल रहे हैं, मेघालय में चल रहे थे, अब ये खत्म हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मिनिस्टर देखने को मिल रहे होंगे और भी काफ़ी पर्सनालिटीज हैं, तो ये आपका, और साथ ही साथ तीसरे एडिशन का वेन्यू डिक्लेयर हो गया है, राइट। तो कहाँ जा रहा है? तीसरे एडिशन का वेन्यू भी डिक्लेयर हो गया है, देखते हुए चलते हैं क्या कहा जा रहा है। तो भैया ये है दूसरा एडिशन किसका? नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का, ठीक है। और ये कंप्लीट हो गया है, और ये कहाँ पे कंप्लीट हुआ है? मेघालय में ये कंप्लीट हो गया है, मेघालय में कंप्लीट कर दिया गया। अब यहाँ पर आपको ये बताएंगे कि किसने किसने कितने मेडल जीते या टॉप किसने किया, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 रैंक आई, मैंने 5 आगे दी रखी हैं। फिर अगले संस्करण में कौन होस्ट करने वाला है, ये भी आगे बात बताएंगे। तो पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण मेघालय में समाप्त हुआ और इसके रिजल्ट्स भी आ गए। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स की बात करें तो ये कहाँ चल रहा था? शिलोंग में पूरा हुआ है। शिलोंग क्या होता है भैया? कैपिटल होती है, राइट। शिलोंग कैपिटल होती है मेघालय की, जहाँ आप चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी देखते हो, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी देखते हो। मेघालय में कौन सा करंट में फेस्टिवल हुआ है ये बताते चलना, ठीक है। अब कहा गया है कि किसने जीता? चैंपियन कौन थे? मणिपुर ने। मणिपुर ओवरऑल टीम चैंपियन है, यानी कि विनर रहे हैं 240 मेडल, 88 गोल्ड, 75 सिल्वर और 77 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ, और टोटल 240 मेडल के साथ इन्होंने, यानी कि मणिपुर ने ये खिताब जीता, रिपीट किया। सेकंड कौन आया? तो भैया असम की बात की जाए तो ये सेकंड स्पॉट पे थे, 203 मेडल, जिसमें 79 गोल्ड, 61 सिल्वर और 63 ब्रॉन्ज के साथ। तीसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, ये थर्ड स्पॉट पे थे। और यहाँ पर बेसिकली बात की जाए कि, और यहाँ पर फोर्थ प्लेस पर, ठीक है,
थर्ड स्पॉट पर थे 112 मेडल्स के साथ, 39 गोल्ड, 36 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज के साथ। फिर यहाँ पर फोर्थ नंबर पे आता है मेघालय। मेघालय किस स्थान पर था? होस्ट कंट्री, होस्ट स्टेट आपका फोर्थ नंबर पे आता है, और नागालैंड फिफ्थ पे आता है। तो ये आपके टॉप 5 स्टेट्स होते हैं। फिर मिजोरम सिक्स्थ पे आता है, और फिर त्रिपुरा और सिक्किम यहाँ पर आपके 8th और 9th पोजीशन पे रहते हैं। ठीक है, हाँ 7th नहीं दिए गए, 8th और 9th पोजीशन डायरेक्ट दी गई। आपको फिलहाल टॉप 3 बस याद रखने हैं, राइट। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, और क्योंकि मेघालय होस्ट था तो चौथा मेघालय याद रख लो। ठीक है, तो ये आपका टॉप 4 थे, मणिपुर, असम, अरुणाचल और मेघालय, राइट। अब बेसिकली बात की जाए क्लोजिंग सेरेमनी आपकी कहाँ पर रही? नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग में ये क्लोजिंग सेरेमनी रही। और इसके चीफ गेस्ट कौन थे? यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे? कोर्नाड संगमा। कौन है ये? मेघालय के सीएम होते हैं, यही आपके चीफ गेस्ट रहे हैं। अब अगला पॉइंट ये आता है कि नेक्स्ट एडिशन के आपके नागालैंड के कौन रहेगा इसका होस्ट? नागालैंड, राइट। आपसे पूछा जाए थर्ड एडिशन के लिए आपका नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स के किसने होस्ट किया है, तो ये आपका नागालैंड होता है, याद रखना, राइट। नागालैंड होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट एशियन गेम्स के बारे में, राइट। नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट एशियन गेम्स कर रहे हैं, सॉरी नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक के बारे में। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? और आपका जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स था उसका पहला एडिशन कहाँ रहा था? ये आपका अक्टूबर में रहा था, और कहाँ पर? इम्फाल में हुआ था। आपको फर्स्ट ये पॉइंट पढ़ लेना, सब हिंदी में है। ठीक है, पहला एडिशन पता, दूसरा पता चल गया, तीसरा तो पहला भी तो पता करो। तो याद रखना कि पहला वेन्यू सबके सबके याद रखना कि पहला फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स कहाँ हुआ था? इम्फाल बोले तो मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में, मणिपुर की कैपिटल ही होती है आपकी इम्फाल। ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये आपका? इम्फाल में हुआ था। कब हुआ था? सन 2018, सन 2018। ठीक है, अब सेकंड आपका कहाँ हुआ है? सेकंड आपका मेघालय में हुआ है, शिलोंग में हुआ है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए थर्ड वाला कहाँ होगा? थर्ड वाला आपका होगा नागालैंड में, नागालैंड। ठीक है, तो ये वेन्यू अगर आपके न्यूज़ में आ गए हैं तो आपको क्या रखने हैं? याद रखने। अगर न्यूज़ में आ गए हैं तो याद रखने। अभी एक ड्रम फेस्टिवल मनाया जा रहा है, कहाँ पर? जिसका नाम क्या है? इसका नाम है वरंगल, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी आपका एक ड्रम फेस्टिवल, क्या ड्रम फेस्टिवल मेघालय में मनाया जा रहा है, और इसका नाम क्या है? वंगला नाम है, सॉरी वरंगल कह रही हूँ मैं, वंगला फेस्टिवल नाम है। वंगला त्यौहार ये आपका कहाँ आता है? मेघालय में मनता है। फिर ड्रम फेस्टिवल होता है। फिर दूसरा आपका नाम आता है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम ये हमेशा कहाँ होता है? शिलोंग में। तो ये भी आपका मेघालय में होता है। समझ में आ रहा है सारे पॉइंट? सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं? नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है भैया हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? दिलीप तिर्के, तैयब विक्रम, नरेंद्र ध्रुव बत्रा या अदिल सुमारीवाला? कौन है आपके यहाँ पर बेसिकली हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट? दिलीप तिर्के, ठीक है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा, तैयब विक्रम या अदिल सुमारीवाला? क्या रहते हैं? तो भैया आंसर रहता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दिलीप तिर्के। तैयब इकरम ये कौन है? अभी लेटेस्ट में क्या बने हैं? ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष, राइट। नरेंद्र ध्रुव बत्रा तो हटे ना, कुछ ये हुआ था कि अकाउंट्स में कुछ फ्रॉड वगैरह इन्होंने किया था, ऐसा इन पर एलिगेशंस लगा था, तो अब इन्होंने रिजाइन कर दिया था। और FIH के प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसके क्या हैं? ये अध्यक्ष। इसके क्या है? ये अध्यक्ष। एंड देन व्हेन वी कम टू अदिल सुमारीवाला, ये कौन है भाई? अदिल सुमारीवाला ये आपके कौन है? तो भैया ये आपके वाइस प्रेसिडेंट आपके बेसिकली इस टाइम है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, राइट। ये आपके इस टाइम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अगर बात की जाए
तो इसके आपके एक तरीके से वाइस प्रेसिडेंट है। क्लियर है? ओके, प्रेसिडेंट भी ये हैं, अभी बीच में इंटरिम बेसिस पे बने थे, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट भी है लेकिन प्रेसिडेंट भी अभी इंटरिम बेसिस पे यही बने थे किसके, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, राइट, ठीक है, ओके। 36th नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे भैया पहली बार? 36th नेशनल गेम्स ये कहाँ पर हुए थे, कोई बता पाएगा? अभी लेटेस्ट में ये हुए थे, और कहाँ पर ये हुए थे ये आपको बताना है। तो इसका बेसिकली ये कंप्लीट भी हो गया है, इसके शुभांकर वगैरह भी आपके डिक्लेयर हुए थे, सब हुआ था। तो भैया ये आपका कहाँ रहे हैं, गुजरात में रहा है ये इवेंट, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम ये गुजरात में रहा है। और गुजरात की 6 सिटीज़, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर, इतनी जगहों पर ये इवेंट रहा है। और बेसिकली यहाँ पर बात की जाए तो महाराष्ट्र आपका बेस्ट स्टेट वे ट्रॉफी ले गया है यहाँ पर, और भी आया था लेकिन स्टेट वाइज अगर बोला जाए तो आपका नेशनल गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल आपका सर्विसेज ले गए हैं 61 गोल्ड के साथ। स्टेट में महाराष्ट्र आपका टीम्स है तो सबसे अच्छा सर्विसेज टीम ने किया है, फिर सेकंड पे महाराष्ट्र ने किया है, फिर थर्ड पे हरियाणा ने किया। तो ये आपके टॉप 3 परफॉर्मर्स रहे थे, राइट, टॉप 3 परफॉर्मेंस रहे थे, ठीक है। और इसके जो है अमित शाह जी ने लॉन्च किया था शुभांकर, राइट, शुभांकर लॉन्च किया था सवज, इसका शुभांकर यानी कि मैस्कॉट। शुभांकर किसी ने पूछा था मैम क्या काम करता है, एज अ गुड लक कहा जाता है। सवज ये नाम था इसका जो शुभांकर है, ठीक है। और वहीं यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत इसकी थीम थी, अमित शाह जी ने सब लॉन्च की थी। क्या थीम थी? एक भारत श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, ये इनकी थीम रही थी, राइट। ये आपका पूरा इवेंट रहा था और बेसिकली नेशनल गेम्स ये पहली बार गुजरात में हुए थे। नेक्स्ट कहा जा रहा है फ्रीगियन कैप चोजन एज पेरिस 2024 ओलंपिक मैस्कॉट। एक्चुअली यही पेरिस के ही ओलंपिक मैस्कॉट है, यही पेरिस के ही भी जो है, ठीक है, यही पेरिस के भी आपके जो ओलंपिक हैं वहाँ के भी मैस्कॉट है और पैरालंपिक के भी यही मैस्कॉट है, ठीक है। तो आप इनको देख रहे होगे, फ्रिजियन कैप इनका नाम होता है। क्या नाम होता है? फ्रिजियन कैप, राइट। अब फ्रिजियन कैप इनके बारे में समझना। अब यहाँ पर देख रहे हो ना, एक ये खड़ा है, एक ये खड़े, ठीक है। इसके पैर देख रहे होगे, इनका एक पैर अलग है, एक पैर डिफरेंट है, राइट, और इनके दोनों पैर सेम है। तो ये आपके पता है ओलंपिक के मैस्कॉट है, ओलंपिक के शुभांकर हैं। और ये देख रहे हो एक पैर इनका ठीक है कि नहीं ठीक है, ये पैरालंपिक के, किसके? पैरालंपिक, पैरालंपिक के ये दर्शा रहा है कि ये पैरालंपिक के शुभांकर हैं और ये ओलंपिक के शुभांकर हैं 2024, राइट। याद है कल मैंने इनफोकस सेशन इसी चीज़ का लिया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। फिलहाल आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो कहा जा रहा है, ठीक है, कहा जा रहा है, ठीक है, तो कहा जा रहा है बेसिकली कि फ्रिजियन कैप फ्रेंच रिपब्लिक का एक बेसिकली सिंबल होता है, ठीक है। और ये बेसिकली कहा जाता है कि ये सिंबल होता है और उसको स्नीकर्स वगैरह पहना के बेसिकली शुभांकर तैयार किया गया है, मैस्कॉट तैयार किया गया है 2024 पेरिस ओलंपिक का। पैरालंपिक मैस्कॉट डिफरेंट है। क्या क्या डिफरेंस है? दोनों हैं सेम फ्रिजियन कैप, लेकिन जो पैरालंपिक है उनके दोनों पैर अलग है, वही मैंने बताया, इसके दोनों पैर अलग हैं, ठीक है। तो वो आपका पैरालंपिक का मैस्कॉट है, जो सेम है दोनों पैर वो ओलंपिक का मैस्कॉट है, ठीक है। अब यहाँ पेरिस में जो है एक कॉन्फ्रेंस रही थी जहाँ पर इनके शुभांकर को जो है यहाँ पर अनवील किया गया था। और एक प्लेयर हैं, व्हील चेयर टेनिस प्लेयर हैं टोनी एस्टनगुएट, है ना, टोनी एस्टनगुएट, जो 2008 व्हील चेयर टेनिस मेंस डबल चैंपियन रहे हैं। और इन्होंने जो है फिर इसके बाद 2-3 प्लेयर और हैं, यहाँ पर एक टाइकोंडो भी मेडलिस्ट हैं जिनका नाम है ग्वालेट्स एम्पेग्यू। इन लोगों ने यहाँ पर बीजिंग से, तो ये वो पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था कि इसको अनवील किया था। और बेसिकली कहा जा रहा है कि ये जो है जो फ्रिजेस होते हैं ये स्मॉल फ्रिजियन कैप्स होते हैं के रूप में इनको एक सिंबल बनाया गया, एक सिंबल होते बेसिकली स्ट्रॉन्ग सिंबल ऑफ लिबर्टी, फ्रेंच सिंबल ऑफ लिबर्टी कहलाते हैं। और इनको जो है मैस्कॉट शुभांकर बनाया गया है इसी 2024 ओलंपिक एंड पैरालंपिक्स के,
राइट। तो दोनों में डिफरेंस समझ गए, राइट। अभी आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था, जरा थोड़ा सा रिवाइज करोगे जिन्होंने, अब मैं यहाँ बहुत इलेबरेट नहीं समझाऊंगी, क्यों, क्योंकि कल ही मैंने इन फोकस सेशन बताया था, ठीक है। एंड देन पैरालंपिक हुए थे, राइट। बहुत इलेबरेट में नहीं बताऊंगी। टॉप में कौन रहा था, खाली मेडल टैली देख लेते हैं। तो मेडल टैली ऑफ टोक्यो ओलंपिक बताते चलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो टॉप किसने किया था, यूएस ने। कितने, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है। कितने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, 39 गोल्ड 41 सिल्वर एंड 33 ब्रॉन्ज, यानी कि 113 मेडल के साथ टॉप किया था। और हमारा भारत किस स्थान पर था ओलंपिक में, 48 प्लेस पे था, जहाँ पर इन्होंने, इंडिया ने 1 गोल्ड, ठीक है, 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, यानी 4 6 7 टोटल मेडल्स जीते। ये तो बात हो गई ओलंपिक की। अब अगर हम बात करते हैं पैरालंपिक की, इसमें टॉप किसने किया, पैरालंपिक मेडल टैली आपकी क्या रही है, तो यहाँ पर टॉप जिसने किया है वो है चाइना, ठीक है। चाइना ने टॉप किया है। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो इंडिया किस स्थान पर रहा है, चाइना ने भी कितने, 96 गोल्ड, ठीक है, 96 गोल्ड और आपका 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज के साथ 207 मेडल के साथ टॉप किया है। वहीं भारत हमारा किस रैंक पे रहा था, इंडिया 24वीं रैंक पे रहा था, यहाँ पर 5 गोल्ड 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, टोटल कितने, 6 5 19 मेडल्स के साथ टॉप किया, 24th प्लेस पे रहा, ठीक है। ये बात याद रखना। अब इसके बारे में मैंने बहुत सारे पॉइंट थे जो कल इन फोकस सेशन में कराए थे, जाना और भैया जाके देख जरूर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। देख जरूर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। किसने जो है इंडिया का पहला नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया, इसको यहाँ पर लॉन्च किया, राइट। ई फास्ट इंडिया, ये क्या होता है, राइट। तो भैया ये बेसिकली क्या है, ये एक आपके लिए फैसिलिटी लॉन्च हुई है। ये किसने लॉन्च किया, यही आपका क्वेश्चन है। इसका नाम होता है ई फास्ट प्लेटफॉर्म, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म, ई फास्ट, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया, बेसिकली ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिफरेंट जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ पर जो है हेल्प कर पाएंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर फोकस में लिया जाएगा। यहाँ पर जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनीज हैं उनको इसमें देखा जाएगा। तो इनके लिए एक प्रोग्राम है ई फास्ट प्रोग्राम, जिससे आप नाम फुल फॉर्म याद रखना। अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो तो फुल फॉर्म जरूर याद रखना, बैंक वाले पूछते हैं। इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया, या ई फास्ट किसके लिए आया, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब ये लॉन्च किसने किया है, तो भैया नीति आयोग है, WRI या वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है, ये दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो भैया इन दोनों ने मिलकर, बोथ नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने मिलकर इसको लॉन्च किया। नीति आयोग की CEO कौन है इस वक्त, परमेश्वरन अय्यर। क्या नाम होता है, परमेश्वरन अय्यर। और अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग वाइस प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त, सुमन बेरी, बिल्कुल सुमन बेरी। ये भैया सुमन बेरी यहाँ पर ये होते हैं, ये कौन है इस टाइम, इसी नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट है। नीति आयोग के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष हमेशा लीडर होते हैं, इस वक्त मोदी जी हैं, राइट। देश के लीडर होते हैं इस वक्त मोदी जी, क्लियर है। ये वाइस चेयरपर्सन है, यहाँ के वाइस चेयरपर्सन कहेंगे, चेयरपर्सन मोदी जी हैं। और अगर बात की जाए, करेक्ट कर लेना, वाइस चेयरपर्सन लिखो, वो ज़्यादा बेटर लग रहा है, राइट, ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, कोई मंत्रालय है जिसने जुलाई 2022 में मिशन वात्सल्य, ठीक है, मिशन वात्सल्य ये लॉन्च किया था, ठीक है। अब ये क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि मिशन क्या कहा जा रहा है, अगर पूछा जाए कि मिशन वात्सल्य ये क्या होता है, किस मंत्रालय ने इसको लाए थे, ये किस लिए लाया गया, ये सारी बातें भैया बताते हुए चलनी है। तो भाई सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज यानी कि आपके मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरिंग मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, आपका वित्त मंत्रालय है, या फिर महिला बाल विकास मंत्रालय। किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ये आपको बताना। अगर आपको इसका एम पता ना तो इसका बहुत कुछ आपको मंत्रालय का भी पता होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपकी स्कीम है जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम है। चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस एक तरीके की यहाँ पर स्कीम है, और जो कि कहा जा रहा है कि आपके जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह देने के लिए भी इसको लाया गया है, और इसको महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा लाया जाता है, राइट। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको लाया गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है।
ओके, अब यहाँ पर अगर बात करी जाए अगली, तो आपके यहाँ फिशरीज मत्स्य पालन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना दूसरी वर्षगांठ मनाई थी। इसके इवेंट में आपके कौन थे, यही मंत्री गए थे, कौन थे, पुरुषोत्तम रूपाला। क्या नाम होता है, पुरुषोत्तम रूपाला नाम होता है। ठीक है, इसके इवेंट में ये आपके दिखे थे और इसी के अंतर्गत ये आपका आता है। फिर सेकंड पॉइंट अगर बात की जाए तो ये आपका बेसिकली होम अफेयर्स मंत्रालय कौन है, प्लस यही आपके सहकारिता मंत्री भी हैं, कॉपरेशन मंत्रालय जो नया नया है यही है, अमित शाह जी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने धरोहर नाम की एक जीएसटी वगैरह के लिए कुछ लाए गए थे, म्यूजियम है गोवा में, उसको सेटअप किया, उसको लॉन्च किया था। और महिला बाल विकास मंत्री नाम क्या है ये आपके, नाम है स्मृति जुबिन ईरानी या स्मृति ईरानी। इस वक्त आपकी ये और कौन है, आपकी ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, कौन सी हैं, जो आपका माइनॉरिटी अफेयर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय भी यही देख रही हैं। तो भैया ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 2009-10 से बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, और इसी के लिए 2009-10 से ऑलरेडी ये काम कर रही है, और इसी के लिए कुछ गाइडलाइंस हाल ही में आई थी, इस वजह से ये अभी न्यूज़ में रहा था। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या रहता है यहाँ पर, इससे रिलेटेड पॉइंट होता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगली और आज की लास्ट न्यूज़ है। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 16वां ALH M3 हेलीकॉप्टर दिया है भारतीय तट रक्षक बल को। हॉल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 16वां ALH M3 हेलीकॉप्टर दिया है भारतीय तट रक्षक बल को, इंडियन कोस्ट गार्ड को। आइए बात करते हैं, और ये भैया कौन पर्सन बने हैं, इनका नाम बता देना अगर पता हो तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात की जाए, इन्होंने ALH यानी कि एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ने यहाँ पर बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय तट रक्षक बल को, ठीक है, अब ALH यानी कि एडवांस हेलीकॉप्टर देखिए, इंडियन नेवी ना लिखाना, ये आपके इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तट रक्षक बल को 16वां 16th एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH दिया है, जिसका नाम है MK3। नाम क्या है, MK3 यहाँ पर ये दिया है। ठीक है, और बेसिकली बात की जाए इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी भारतीय तट रक्षक बल ने इसके लिए ऑलरेडी 16 ALH यानी कि एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 के लिए ऑलरेडी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ, कब, 2017 में। और ये आपका 16वां 16th जो आखिरी वाला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है वो फाइनली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने किसको दे दिया है, इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया है। राइट, इस कंप्लीशन के साथ यहाँ पर बेसिकली अब कहा गया है कि 9 और चार्टर चॉपर ALH MK3 चॉपर देने की बात कही गई है। राइट, ठीक है, इसमें फिर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि 9 और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 चॉपर यहाँ पर इनको दिए जाएं, इसके लिए भी इन्होंने बेसिकली काम किया है। और इनको कहाँ कहाँ डिप्लॉय किया गया है, तो भैया इन्हें पोरबंदर गुजरात, भुवनेश्वर उड़ीसा, कोची केरल और चेन्नई तमिलनाडु में तैनात किया गया है, जो ALH MK3 है। राइट, क्लियर है। तो हिंदुस्तान को डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा किसने हैंड ओवर किया, तो आप बहुत लोग DRDO कंफ्यूजन में लिखाओगे, DRDO मत लिखना, आंसर रहेगा आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो एक तरफ लिख लो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे आप कहते हो हॉल, और दूसरी तरफ लिख लो क्या, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक बल, ICJ। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भैया क्या जानते हो आप इसके बारे में, ठीक है, क्या जानते हो, तो ये आपके यहाँ एक तरीके से कहा जाए कि स्टेट ओन्ड एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है, जो आपकी कब इस्टेब्लिश हुई थी, जो आपकी 1940 में इस्टेब्लिश हुई थी, बेसिकली 1964 में इसका नाम आया। 1940 में ये आपका दूसरे नाम से थी, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से ही, फिर 1964 में इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया। हेडक्वार्टर इसका रहता है भैया बेंगलुरु, कर्नाटक में। और हेड कौन है, चेयरपर्सन कौन है इसके, R माधवन, R माधवन। ठीक है, क्या नाम होता है, R माधवन इनका नाम होता है, जो यहाँ पर इसके कौन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं।
राइट। फिर यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में क्या पता है आपको? भारतीय तट रक्षक बल कब फॉर्म हुआ था, इस्टेब्लिश कब हुआ था भैया? आईसीजे डे बनाते हो आप, कब मनाते हो? 1 फरवरी, 1 फरवरी 1977, 1977 ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। बात की जाए कब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, और बेसिकली इसके हेड कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया साहब। डायरेक्टर न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर होता है वीएस पठानिया, या फिर इनका नाम होता है वीरेंद्र सिंह पठानिया, इनका नाम होता है। 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल्स इंडियन नेवी को दिए गए थे, इनका नाम क्या है? 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल्स लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी, इनका नाम क्या होता है? इनका कौन से लॉन्च हुए थे? नाम बताते चलो। तो भैया निस्तार निपुण, विक्रम विक्रांत, माया दया या करण किशोर? तो भैया नाम होता है इनका निस्तार और निपुण। इसको किसने बनाया था भैया? हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा बिल्ड करा गया था, हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। शिपयार्ड लिमिटेड, एरोनॉटिक्स नहीं, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इनको बनाया गया था। और बेसिकली लॉन्च कहाँ किया गया था इनको? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर लॉन्च किया गया था? विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में इनको लॉन्च करा गया था। और बेसिकली इंडियन नेवी के लिए ये मनाए गए थे। किसके लिए मनाए गए थे? इंडियन नेवी के लिए इसको मनाया गया था। और हरि कुमार जी जो थे ये भी इस इवेंट में प्रेजेंट थे। और ये आपके लिए वेसल सितंबर 2022 में लॉन्च किए गए थे। निस्तार और निपुण इनका नाम था। क्या नाम था? निस्तार और निपुण। फिर कहा जा रहा है गवर्नमेंट ने कहा है कि कितना अमाउंट ये लोग इन्वेस्ट करेंगे 4G 5G के एक्सेसिबिलिटी के लिए, कि हर गांव में हमारे देश में 4G और 5G एक्सेसिबिलिटी हो। कहा गया है कि हाउ मच अमाउंट इज टू बी एलोकेटेड फॉर लास्ट माइल नेटवर्क फॉर द एक्सेसिबिलिटी ऑफ 4G एंड 5G इन एवरी विलेज। कहा जा रहा है हर गांव में 4G और 5G हो, इसके लिए सरकार देश भर के हर गांव में 4G और 5G के लिए अंतिम मील नेटवर्क को पहुंचाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कितनी राशि का निवेश कर रहा है हमारा भारत, ये आपको बताना है। एक बेसिकली ग्लोबल फिनटेक फेस्ट रहा था 2022, और यहाँ पर ये डिक्लेरेशन आया था, और इन्होंने कहा था भारत इन्वेस्ट करेगा $30 बिलियन। कितना इन्वेस्ट करेगा भैया? $30 बिलियन ये इन्वेस्ट करेंगे, राइट। किसके लिए? 4G और 5G एक्सेस देने के लिए हर गांव को देश में। इंडियन गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन आया था। और ये फेस्ट आपका जो हुआ था फिनटेक एक फेस्ट रहा था, यहाँ पर ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022, इसमें ये डिक्लेरेशन आया था। बोला था अप्रॉक्सीमेटली 80,000 नए कनेक्शंस भी लगवाएंगे, और $30 बिलियन का यहाँ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो भैया ये था ओवरऑल सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताते चलना। साथ रहेंगे सक्सेस तक, इसी मोटिव के साथ आपके साथ हम जुड़े रहते हैं, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। आई होप सो सभी को सेशन फ्रूटफुल लगा होगा। और इसी के साथ भाई करते हैं सेशन को वाइंड अप। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।